पहले हम डिबेट की तरफ बढ़ें, उससे भी पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है। देखिए, जल्दी से देखते हैं ये रिपोर्ट। सब अपने अपने घर से खाना लेके आए थे। आधी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। बुदनी की बिसात जीतने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमान संभाल ली है। पटवारी ने अपनी टीम के साथ बुदनी दौरे भी शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को बुदनी पहुंचे पीसीसी चीफ ने कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश में टिफिन पार्टी की। पटवारी सभी के साथ भोजन करके अच्छी बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करते नजर आए। सहभोज के बाद अब जल्द ही पीसीसी चीफ बुदनी में पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं ताकि मैन टू मैन मार्किंग हो सके। इसके पीछे जीतू का एक मकसद जनता और कार्यकर्ताओं के बीच एक अपनापन पैदा करने की भावनात्मक कोशिश भी है। पटवारी को भरोसा है कि इससे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। दिल्ली में भी उपचुनाव होने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है जो पिछले चुनाव के परिणाम में बहुत निराशाजनक थे। स्वाभाविक है कि यह जब कल गया तो परिवार के लोगों ने एक टिफिन पार्टी की जो अपने अपने घरों से खाना लेके आए थे। करीब 500 से 700 कार्यकर्ता 2 ब्लॉक। अब 2 तारीख को फिर से मैं जाऊंगा जिसमें 3 ब्लॉक के कार्यकर्ता फिर से अपनी पार्टी की बातें करेंगे, अपने विचार की बात करेंगे, अपने स्टेटमेंट की बात करेंगे और अपने अपने घर से खाना लाके हम आपस में मिल बैठते हैं। लंबे वक्त से जीतू पटवारी अपनी इमेज को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। वो अब अगले उपचुनाव के लिए क्षेत्र में पैदल यात्रा करके कहीं न कहीं लोगों के बीच जाकर जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पटवारी अब नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन शेयर कर अपनापन और समानता का भाव पैदा करना और पैदल यात्रा कर उनके मर्म को समझना। वहीं बीजेपी जीतू पटवारी के कार्यकाल को एक हारने वाला अध्यक्ष बता रही है। जिस व्यक्ति ने स्वयं कहा हो कि पार्टी जाए तेल लेने और ऐसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना देना, ये किसी न किसी की अपरिपक्व मानसिकता है, क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया गया है। उनका नाम जीतू की जगह हारू हो तो मुझे लगता है प्रासंगिक होगा। वे जहाँ जाएंगे वहाँ इस मानसिकता का प्रचार प्रसार करेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार का गैर जिम्मेदार संगठन है। अमरवाड़ा के बाद बुदनी में भी उनका वही होने वाला है। जीतू पटवारी लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कैसे जनता के बीच उनकी स्वीकारता हो। आने वाले समय में उपचुनाव में पार्टी जीत की तरफ बढ़े। अध्यक्ष बनने के बाद लगातार लोकसभा चुनाव, अमरवाड़ा उपचुनाव की हार, लाखों कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाना, ऐसे में अब उम्मीद बुदनी से है। यही कारण है कि अब जनता के बीच पैदल जाने वाले हैं जीतू। बुदनी की बिसात में जीतू को जीत की आस तो है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या बुदनी की पैदल यात्रा उनके सिर पर जीत का सेहरा बांधकर भोपाल पहुंचा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का मुद्दा है बुदनी की बिसात और जीतू को जीत की आस। जीत की आस किसे नहीं होती और उसकी जीत की आस और जीत की प्यास और बढ़ जाती है, जिसे कई बार हार नसीब होती है। तो इसलिए हारना जीत की तरफ बढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं। भले ही बीजेपी सलाह दे रही है कि जीतू के बजाय हारू रख लो नाम, लेकिन हारू जब जीतते हैं तो फिर सब देखते हैं, क्योंकि कभी यही हारू शब्द बीजेपी के साथ जुड़ा था और अब उस बीजेपी ने शब्द को ऐसा पीछे छोड़ा है कि सब देख रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज़रूर इस बार, लेकिन फिर भी 240 का जनादेश कमज़ोर जनादेश नहीं है और एक कंफर्टेबल तरीके से गठबंधन की सरकार बीजेपी ने बनाई है। बहरहाल, हम आज के मुद्दे पर लौटते हैं। सबसे पहले देखिए बंसल न्यूज़ के सवाल। क्या पटवारी टिफिन पार्टी से बढ़ा पाएंगे कार्यकर्ताओं का हौसला? क्या पैदल यात्रा से पूरा हो पाएगा पटवारी का मिशन बुदनी? क्या बुदनी का उपचुनाव पीसीसी चीफ के लिए लिटमस टेस्ट है?
तीनों सवाल बड़े मौजू हैं और निश्चित तौर पर ये सवाल जवाब भी मांग ही रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है स्वदेश जी आपका। अजय धवले जी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही जगदीश द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जगदीश जी, एक दौर वो भी है जिसकी आपकी हमारी जो पीढ़ी है पत्रकारों की, जिसने उस दौर को देखा है कि जब एक सिंपल धोती और कुर्ता पहनकर नेता आगे बढ़ते थे। सुंदरलाल पटवा और कैलाश जी का दौर हमने नहीं देखा, लेकिन उनका उत्तरार्ध हमने देखा है। लेकिन अब की राजनीति प्रदर्शन की राजनीति हो गई है, ग्लैमर की राजनीति हो गई। कहीं टिफ़िन पार्टी होती है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के घर भोजन होता है, कैमरों की बौछार और भीड़ होती है। बहुत तरीके से सारी चीज़ों को प्रचारित भी किया जाता है, बात चाहे बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें। लेकिन इस राजनीति में वो सुगंध नज़र नहीं आती है। और बुधनी का बैटल अगर आप बात करें अमरवाड़ा से तो काफ़ी टफ है। अमरवाड़ा में जीत मिल सकती थी कांग्रेस को और बहुत नज़दीक पहुंच के नहीं मिल पाई। बुधनी की बैटल को जीतू पटवारी के लिए आप कैसे देखते हैं? एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रही है कांग्रेस। देखो शरद जी, सबसे पहली चीज तो ये कि बुंदनी और अमरवाड़ा या एक जगह और चुनाव अभी होने हैं विजयपुर जी, और एक जगह और चुनाव का इंतजार है जिनकी विधायक जी का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है, वो है बीना निर्मला सप्रे। इन सब में अगर कांग्रेस के लिए सबसे कठिन टास्क है तो वो बुंदनी ही है। बुंदनी इसलिए है कि बुंदनी में शिवराज जी ने बुंदनी को अभी तो दुर्ग में तब्दील कर दिया है बीजेपी के। और निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश में सारे राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें आज की स्थिति में भले ही वो मध्य प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में चले गए हों, केंद्रीय मंत्री बन गए हों, लेकिन शिवराज से बड़े कद का नेता अभी भी मध्य प्रदेश में नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें उनकी अपनी मेहनत है। तो बुंदनी में कांग्रेस का जोर लगाना, राजनीतिक चूंकि दल है, उनका धर्म है कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना। जीतू पटवारी जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो एक प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं निश्चित रूप से मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस यहाँ इतनी पीछे चली गई सालों में, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा शरद जी, सत्ता से दूरी। इस पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये रही कि पार्टी कैडर बेस नहीं रह पाई। चूंकि पार्टी लीडर बेस रही तो कैडर कार्यकर्ताओं का बन नहीं पाया। कैडर नहीं बन पाया तो पार्टी के पास फंड भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। नई नई योजनाएं अब आ रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें होंगी। 1998 में जहां तक मुझे याद है शरद जी, आपको भी याद होगा कि अंतिम बार बुंदनी में देव कुमार पटेल चुनाव जीते थे जी, राजकुमार पटेल के भाई। उसके बाद से आज तक जी, हाँ, छोटे भाई राजकुमार पटेल ने सीट छोड़ी थी, देव कुमार पटेल वहां चुनाव जीते थे। और उसके बाद से आज तक बुंदनी में कांग्रेस विजय नहीं देख पाई। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो कांग्रेस को चिंता में डालती है, वो ये है कि शिवराज जी की लीड वहां लगातार बढ़ती चली गई है। इस बार विधानसभा का चुनाव 80,000 से जीतना शरद जी बहुत बड़ी बात होती है। और बुंदनी में चुनाव परिणाम, बुंदनी में कौन उम्मीदवार होगा, ये भी शिवराज जी को तय करना है। और दूसरी चीज, शिवराज जी को हमने भी बहुत करीब से देखा है शरद जी, आपने भी देखा है, हम दोनों उन पत्रकारों में से हैं जो उनके साथ कई दौरे भी हमने किए होंगे। लेकिन शरद जी, जब नगरीय निकाय चुनाव में शिवराज जी खुद को झोंक देते थे तो ये तो उनके गृह क्षेत्र का उपचुनाव है, इसमें वो खुद को नहीं झोंकेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। तो शिवराज जी के होते कांग्रेस की दिक्कतें बुधनी में बहुत ज्यादा हैं। जीत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जगदीश जी, नहीं मानता। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने जरूर असंतोष की सुगबुगाहट को हवा दी है और उनके साथ एक वर्ग भी खड़ा ही होगा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बुधनी जीतने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ये जी बड़ी चुनौती है। अजय धवले जी, आपने सुनी जगदीश जी की बात। निश्चित तौर पर बुधनी में जो सारा विश्लेषण जगदीश जी का है, सारे फैक्ट एकदम करेक्ट हैं और एकदम ये इशारा करते हैं कि ये बहुत ही कठिन लड़ाई होगी कांग्रेस के लिए। आप किस तरह देखते हैं? जी शरद जी, मुझे लगता है जगदीश जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया कि बुधनी
का जो क्षेत्र रहा है वो देखिए, किसी भी क्षेत्र से अगर कोई स्टॉलवर्ट लीडर होता है, जैसे हम बुधनी क्षेत्र की बात करें, तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र की जनता एक अपने नेता के पीछे खड़ी होती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में लगातार जीती रही है, और जीतने का जो एक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने का परसेंटेज भी आप देखेंगे तो लगभग 60% के, मतलब अमूमन सारे जनरल इलेक्शन में भाजपा को वहां 60% से अधिक के वोट शेयर मिला है। तो आप ऐसे किसी विधानसभा क्षेत्र को ये मान सकते हैं कि निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का कोर विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वो वैसा विधानसभा क्षेत्र है। रही बात कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है, कांग्रेस किस प्रकार की तैयारियां कर रही है, यही जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने जैसे ही कमलनाथ जी के परिवार ने, उनके पुत्र ने छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा से मैदान छोड़ा था, क्योंकि पूरे विधानसभा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद में कहीं पे भी नाथ परिवार नहीं था, और जीतू पटवारी जी को जो खाली मैदान मिल गया था, अंतर्द्वंद से जूझती हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लगा कि चलिए कमलनाथ के गढ़ में अपना सिक्का जमाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ आके लगातार प्रचार किया, लगातार प्रसार किया, और जिस प्रकार से कैंपिंग की, उसका रिजल्ट ये निकला। और कमलनाथ जी के परिवार ने पूरे उपचुनाव में अमरवाड़ा के 5 दिन प्रचार किया, लेकिन उस कैंपिंग के बाद में उस अमरवाड़ा की जो ऐतिहासिक हार हुई है, उसका कोई श्रेय लेने को तैयार नहीं था। तो मुझे लगता है कमोबेश यही स्थिति बुधनी की होने जा रही है, क्योंकि देखिए, जब आपके पास में विजयश्री आती है तो उसका श्रेय लेने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा होता है, प्रत्येक संगठन का नेतृत्वकर्ता खड़ा होता है। लेकिन जब आपके नेतृत्व में कहीं हार हुई है, तो निश्चित तौर पर वो हार स्वीकारने वाला ही सही प्रदेश अध्यक्ष होता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी का जो राजनीतिक जीवन है, जिसमें उन्होंने हमेशा से स्वयं को संगठन से अधिक महत्व दिया है, ऐसे उनके अनेकों बयान भी है जो हम कहते हैं कि पार्टी गई तेल लेने और आप तो मुझे जिताओ, पार्टी का तो बाद में सोचेंगे। लेकिन आप देखिए कि अब ये लाल बहादुर शास्त्री का या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दौर नहीं है। उत्तर प्रदेश की हार को आपकी पार्टी के किन नेताओं ने स्वीकारा है? तो ये अपेक्षा अगर हम विपक्ष से करते हैं तो खुद भी आत्मनिरीक्षण करें। मेरे ख्याल से ये तो सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सत्य है कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जी शरद जी, मुझे लगता है इसके लिए एक और स्पष्टीकरण इसका ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया, कार्यकर्ताओं द्वारा आधारित और कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाने वाला दल है। ना हम किसी परिवार के प्रति समर्पित है, हम समर्पित है एक विचार के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये कहता है कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ में आपको हार में भी खड़े होना है, जीत में भी खड़े होना है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में। और आज आपको जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति दिख रही है, यही दिक्कत है कि ना कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने के लिए नेतृत्व तैयार नहीं। कांग्रेस की दिक्कतें तो बहुत है अजय जी, आपकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। जैसा जगदीश जी ने भी कहा कि आप हैं कार्डर बेस्ड पार्टी, वो है लीडर बेस्ड पार्टी, और लीडर भी जब बीजेपी में समाने लगे तो कार्यकर्ता भी चले आते हैं हजारों की, सैकड़ों की संख्या में। तो अब तो लीडर भी खिसक गए इस पार्टी से, और काडर भी जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खिसक गया। लेकिन स्वदेश जी, जो सिल्वर लाइन है आपके लिए, उम्मीद की किरण है, वो ये है कि आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुधनी हार गए तो समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक आप पर चढ़ बैठेंगे कि अब क्या बचा आपके पास। बुधनी के बारे में सब जानते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरिए, कपिल देव की 1982 की वर्ल्ड कप टीम की तरह, वो खेलने का आनंद लीजिए। नतीजा जो भी है वो सामने आएगा ही। जी शरद जी, सच बात कही आपने कि खेल का आनंद लीजिए। सच बात यह है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जन्म ग्वालियर से हुआ। राजमाता विजयराजे सिंधिया हुआ करती थी और उन्होंने जनसंघ को गढ़ा है उस प्रदेश, पूरे प्रदेश में। और वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दिग्गज नेता हार गया था। तो हार जीत लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। मैं समझता हूँ हार को भी उतनी तवज्जो दो और जीत को भी उतनी तवज्जो दो। सच बात यह है कि जमहूरियत में जनता भगवान होती, फैसला वही करती है। लेकिन जो जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह का बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूँ आज ही सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से बैठक करने के बाद ज़मीनी स्तर पर संगठन को पहुँचाने की जो कवायद शुरू हुई है, इस कवायद को आप ऐसे मत लेना हल्के में, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने एक नारा भी दिया है, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे। और सबके साथ आधी आधी रोटी खा के बुधनी में ये दिखा
दिया है कि बुधनी में भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता रिचार्ज हो रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी। अब एक बात ये कहते हैं कि भाई जीत हार होती है, वो अमरवाड़ा हार गए हैं, अमरवाड़ा हारे हम तो आपने पूरी सरकार का पूरा ताकत लगा ली, धनबल बहुत उपयोग किया, आपने सब तरह के हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कमलनाथ जी घर में पुलिस तक भेजने का काम लोकसभा चुनाव में किया था, आपने कोई ताकत छोड़ी नहीं है, सब झोंक दी। बावजूद इसके बहुत कम अंतर से हम चुनाव हारे, वहाँ हमने हार स्वीकार की, लेकिन माननीय जीतू पटवारी जी को उससे सबक मिला। उस सबक के साथ आपने देखा होगा जब से राहुल गांधी जी ने देश भर में जो पदयात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा से फायदा क्या हुआ, इंडिया गठबंधन आज इतना जबरदस्त विपक्ष के रूप में उभरा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ईडी सीबीआई प्रेम जितना झलकता था अब वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो कहाँ पर है। कुल मिलाकर के माननीय जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में इस तरह का काम करेंगे और आने वाले जितने भी चुनाव हैं पूरी ताकत से लड़ेंगे। हार जीत तो जनता का काम है, जनता जो देगी उसे हम स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी और जीतू पटवारी में एक छोटा सा फर्क है कि राहुल गांधी ने कुछ कर दिया है, 99 के फेर में भले ही उलझे हों लेकिन 100 तक ले आए हैं, और जीतू पटवारी जी करेंगे या करना चाहिए, ये बड़ा अंतर है। जगदीश जी, मुझे किसी समीक्षक ने बताया था कि 93 में जब चुनाव की तैयारी थी और अपने राजनीतिक गुरु से दिग्विजय सिंह जी ने पूछा, महेश जोशी जी से, कि मैं क्या करूं जिससे इस चुनाव में सफलता मिले, तो उन्होंने कहा अपनी गाड़ी की छत पे एक चारपाई बांध लो, खाने का सामान रख लो, अविभाजित मध्य प्रदेश था, 320 सीटें थीं, और नाप डालो इस पूरे मध्य प्रदेश को। आडवाणी जी ने नापा, राहुल गांधी ने नापा, भारत न्याय, मुझे सुभाष यादव जी से लेकर, दिवंगत सुभाष यादव जी से लेकर, पचौरी जी से लेकर, अरुण यादव जी से लेकर कमलनाथ जी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा याद नहीं आता है जिसने पद यात्रा से मध्य प्रदेश को नाप डाला हो। जीतू पटवारी जी के पास भी क्या यही बेहतर विकल्प है? निश्चित रूप से उनके पास एक बेहतर विकल्प है। देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, और मध्य प्रदेश में उसके लिए सबसे बड़ी जो उसका प्लस है कि मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस के इतने कमजोर होने के बाद भी कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में कोई बहुत अचीव नहीं कर पाई, कमजोर होती चलेगी। उसके कारण क्या है, उसके लिए तो एक सत्र कम पड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने के बाद आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत जो है वो कोई तीसरी ताकत नहीं उभर पाई, और यही वजह है कि अगर तीसरी ताकत मैदान में शरद जी आ जाती तो कांग्रेस जहां है शायद वहां भी नहीं टिक पाती। तीसरी ताकत है नहीं, तो लिहाजा जब दो दली है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, तो कांग्रेस के साथ ये प्लस है मध्य प्रदेश में कि तीसरी ताकत नहीं है, इसलिए उसे ही करना है जो करना है। भाजपा के अलावा जो कुछ भी मिलना है वो सिर्फ कांग्रेस को मिलना है इस मध्य प्रदेश में। तो अगर कांग्रेस चाहे, क्यों नहीं अपने आप में मैं लगातार एक बात को कहता हूं कि अगर कांग्रेस कमजोर हुई है तो इसके लिए भाजपा दोषी नहीं है। तो ठीक है, आप नाना प्रकार के जो है उसके लिए उदाहरण दे सकते हैं, बहाने बना सकते हैं। कांग्रेस अगर कमजोर हुई है तो कांग्रेस, एक तो सबसे बड़ी चीज, नेताओं का एक मंच पर एक साथ न आना, और आना भी तो गाहे बगाहे एक दूसरे के प्रति बयानों में, व्यवहार में विरोधाभास की स्थिति दिखना। जनता बहुत इस समय शरद जी सोशल मीडिया हावी है, जनता एक एक एक्शन को आपके बहुत तीखी नजरों से देखती है, बहुत शार्प नजरों से जनता देखती है। तो आप जब तक, एक तो आपको ये नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि हम वाकई सत्ता चाहते हैं। आप ये नैरेटिव जनता के मन में ही नहीं सेट कर पा रहे हो कि हम सत्ता चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप विधानसभा की स्थिति देखिए, मैं 1 मिनट और लूंगा शरद जी। विधानसभा की स्थिति ये है, मैं बहुत, ये अच्छा शो नहीं है कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा होता है, मैंने वो दौर देखा है कांग्रेस के उस जमाने का, तब किसी कांग्रेस के विधायक की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो खड़ा हो। ये बीजेपी में था और होता है, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं और 4 विधायक और खड़े हो जाते हैं। अनुशासन सबसे पहली चीज है, कठोर अनुशासन जब तक किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होगा, किसी भी संस्था में नहीं होगा, वो संस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। शरद जी, जगदीश जी, पिछले इलेक्शन में 28 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी ने 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी ऐसे लड़ा कि जैसे उसकी स्थिति कमजोर है। तमाम केंद्रीय नेताओं को दायित्व सौंपकर मध्य प्रदेश भेजा गया। विधानसभा चुनाव में भी यही, जबकि तब तो कड़ी टक्कर थी, मान लिया, लेकिन लोकसभा भी वैसे ही लड़ा। और हर चीज़ की तैयारी बीजेपी की ये बताती है कि हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि जो रसद और गोला बारूद केंद्र से मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, जो द्विदलीय राजनीति के देश के चुनिंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
इसके अलावा मुझे याद नहीं आता कोई राज्य हो जहां सीधी दो दलों की टक्कर है। फिर भी आप मध्य प्रदेश में अपने शीर्षस्थ रणनीतिकारों को नहीं भेजते हैं। राहुल गांधी के लगातार दौरे नहीं होते हैं। ये मैं पूछूंगा स्वदेश जी से। अजय जी, आप तो विन विन सिचुएशन में हैं, तो एक टिप्पणी और कर दीजिए, फिर जगदीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं कुछ सेकंड से। जगदीश जी जी। शरद जी, केवल इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र भूपेंद्र यादव और ये क्या नाम का जो रेल मंत्री है जी, हाँ भूपेंद्र यादव, ये लोग लगातार डटे रहे। 1.5-2 महीने इन्होंने यहां से छोड़ा नहीं मध्य प्रदेश। उसके बाद आप देखिए, आप उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की कितनी सभाएं हुई, अमित शाह की कितनी सभाएं हुई, राजनाथ की कितनी सभाएं हुई। उस अनुपात में आप देखिए, अरे राहुल गांधी जी जिस दिन ये तय कर लेंगे कि मुझे मध्य प्रदेश में 15 दिन कैंप करना है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नेतृत्व तो समय तो दे, कार्यकर्ताओं को ये लगे तो कि नेतृत्व हमारे साथ है। बहुत अच्छी बात कही जगदीश जी, कमी कार्यकर्ताओं में उत्साह की रहती है। एकदम हकीकत, एकदम हकीकत, 100% सत्य। अजय जी जी जी, मुझे लगता है शरद जी, जगदीश जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब किसी राजनीतिक दल का सत्ता प्राप्ति उद्देश्य होता है तो निश्चित तौर पे उसके नेता पॉलिटिक्स को एक सर्विस के तौर पे ना लेते हुए पॉलिटिक्स को एक अपने जॉब की तरह लेते हैं। रही भारतीय जनता पार्टी का, आप देखेंगे राष्ट्रहित हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु है। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग जो कार्यकर्ता से आज नेतृत्व में है हमारा, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, उनका उद्देश्य यह है कि संगठन ने यदि कोई दायित्व दिया है तो आपको लड़ना है, आपको करना है, मतलब करना है। तो संगठन, स्व से पहले संगठन और स्व से पहले देश की जो भावना है, उससे आपको प्रत्येक कार्यकर्ता को यह पता है कि हमें दल के लिए लड़ना है, हमें देश के लिए लड़ना है। कांग्रेस में उलट है, जब एक परिवार के प्रति आप जब समर्पित हो जाते हो तो निश्चित तौर पे आपकी भावनाएं भी उतनी ही शक्ति के साथ में काम करती है जितनी शक्ति आप एक विचार के लिए नहीं लगा सकते। तो ये मूल डिफरेंस जब तक कि कांग्रेस और भाजपा पर रहेगा, निश्चित तौर पे भाजपा सफल होती रहेगी। कांग्रेस इसी प्रकार से एक जो अप्रासंगिक होते जा रही है, इन्हीं अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस अप्रासंगिक होती रहेगी। जी, ये कुछ अंतर तो बुनियादी हैं। और जगदीश जी और अजय जी, आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपके यहाँ जब नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो सबसे पहले उस राजनेता के पास जाता है जो सबसे वरिष्ठ होता है। और हो सकता है कि दोनों के बीच में, ये सब मनुष्यों की पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, कुछ मनोमालिन्य भी हो, दोनों के बीच में कुछ प्रतिद्वंदिता भी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से पैर छूना, आशीर्वाद लेना, हर महत्वपूर्ण बैठक के पहले अपने वरिष्ठ नेता के यहाँ जाना। जीतू जी को भी ये मैसेज देना पड़ेगा, कमलनाथ जी ने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने 15 साल का सूखा तोड़ के सरकार बनाई थी, उनकी त्रुटि नहीं है, ये एक टीम वर्क है। दिग्विजय सिंह जी के पास जाना पड़ेगा, अजय सिंह के पास जाना पड़ेगा, बार बार ये मैसेज देना पड़ेगा कि मैं मंत्र लेकर आ रहा हूं यहां से। जी स्वदेश जी। सच बात तो ये है, जिस तरह से जगदीश जी ने कहा, द्विवेदी जी ने, मैं भी सहमत हूँ उनकी इस बात से। लेकिन कांग्रेस का एक साफ सा उद्देश्य है, ये सत्ता, भाजपा सत्ता पाने के लिए 2 सीटें जहाँ इनकी हैं वहाँ सरकार बना लेते हैं, ये चलती हुई सरकार खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा के अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ करते नहीं है। जनता परेशान है, युवा बेरोजगार हैं, नीट के पेपर आउट हो रहे हैं लगातार, लेकिन आप उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। कांग्रेस का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के मुद्दों को उठाना और उनकी सुविधाएं उन तक पहुँचाना। अब सत्ता की बात है, सत्ता तो मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है, वही भगवान का स्वरूप है। वो फैसला अगर कर देगा कि आप सत्ता में आइए तो हम सत्ता में आएंगे। हाँ, लक्ष्य जरूर ऐसा होता है कि हम सरकार में आए तो जनता का जो काम भाजपा नहीं कर पाई उसे अच्छा करने की कोशिश जनता एम्पायर है, आप अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेंगे तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। जनता महत्वपूर्ण है एम्पायर की तरह, निर्णय एम्पायर की तरह उसी के हाथ में है, लेकिन अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग जरूर। अजय जी कुछ सेकंड्स में अपनी बात कह लीजिए। जी, मैं यही बता रहा था कि कांग्रेस की वास्तविकता की राजनीति कैसे नहीं करती। जैसे अभी स्वदेश जी, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीट का विषय में पेपर लीक हो रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का इस विषय पे एक जजमेंट आ गया, उस जजमेंट में कहा है कि सिस्टमेटिक लीक नहीं हुआ। अब कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करेगी तो क्या देश की जनता वास्तविक कांग्रेस को स्वीकार करेगी? भ्रम फैलाने वाली राजनीति से वास्तविकता की राजनीति यदि कांग्रेस करेगी, मुझे लगता है देश भी उन्हें सही विपक्ष मानेगा। नियत का, भाजपा और कांग्रेस की नियत का फर्क। ये बात तो आपने सही कही कि आपको प्रूव करना पड़ता है, एक कसौटी होती है, चाहे वो पत्रकारिता की हो, चाहे अभिनय की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे खेल की हो। आपको शतक बनाना पड़ेगा प्रतिकूल परिस्थितियों में, पहले 50 रन बनाने होंगे, पहले पिच पर टिकना होगा। और शुरू में ही, जैसे अभी श्रीलंका के वनडे में हमने देखा कि
आपने 10 रन बनाए और 5 विकेट गंवा दिए। कांग्रेस को इस शैली से उभरना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और आगे देखिए अफसरनामा, जिसमें आप मुलाकात करेंगे बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला। ज़रूर देखिए, बहुत प्रेरणादायक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम है अफसरनामा। नमस्कार।